इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एसो पंचेणमुयारो सवपाव पराशनो मंगलार्णं च सवेसिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। सभी के जीवन का एक ही ध्येय है, सब अच्छा अच्छा हो।
कल इस संदर्भ में मैंने आप सबसे बात शुरू की थी। जीवन अच्छा हो उसके लिए हमें क्या करना है? अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और अच्छा बनो। अभी हमारी दृष्टि है अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और केवल अच्छा अच्छा हो। यदि हमने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया तो लोक में चाहे कुछ भी घटना क्यों न घटे, हमारा कभी बुरा नहीं होगा। अगर हम अच्छा देखने की क्षमता विकसित करते हैं तो हमें बुराई में भी अच्छाई दिखेगी, हमें दुख में भी सुख दिखेगा, हमें प्रतिकूल भी अनुकूल लगेगा, हमें विपत्ति में भी संपत्ति के दर्शन होंगे। ये किसी के हाथ में नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ बुरा ना हो, लेकिन ये हमारे हाथ में जरूर है कि चाहे कितना भी बुरा हो हम उसे बुरा ना माने, बुरा को भी अच्छा मान ले। यदि हमारी दृष्टि सही हो जाए तो पूरे जीवन की व्यवस्था ही बदल जाती है। आवश्यकता है अपने दृष्टि को सही बनाकर चलने की। सही दृष्टि हो, जीवन में सब अच्छा, सब सुंदर, सब बेहतर और भव्य बने। और इसलिए मैंने कल पहला सूत्र दिया था, अच्छा देखो। अब हम चाहते हैं मेरे जीवन में सब अच्छा हो, तो अच्छा बोलो, अच्छा होगा। अपना एक्सपीरियंस देखिए, कभी बुरा बोलने से अच्छा हुआ है क्या? बोल लो कभी। बनता काम भी बिगड़ा है और इसके उलट अच्छा बोलने से बिगड़ता काम भी सुधरा है ना? तो अगर चाहते हो कि सब अच्छा हो तो अपनी बोली में अच्छाई लाओ। अच्छा बोलो का मतलब क्या है? केवल मीठा बोलो? अच्छा बोलो का मतलब क्या है? लच्छेदार बातें करो? अच्छा बोलो का मतलब क्या है? अपनी वाणी में विद्वत्ता को प्रकट करो। अच्छा बोलो इसका मतलब क्या? अपनी वाणी से सबको आकर्षित कर लो? नहीं। अच्छा बोलो का मतलब वही बोलो जिसमें निज और पर का हित हो। वही बोलो जिसमें निज और पर का हित हो, उतना ही बोलो जितने की जरूरत हो, और अपनी वैसे ही बोलो जो प्रिय हो। हित, मित और प्रिय वचनों का प्रयोग ही अच्छा बोलो की श्रेणी में आता है। अगर हमारी बोली का लहजा अच्छा हो, हमारे अंदर का अभिप्राय अच्छा हो, मनोभाव अच्छा हो,
तो परिणाम सदैव अच्छा निकलता है। अच्छा हो उसके लिए वाणी पर संयम। अच्छा बोलो। मैं आज आप सबसे 4 तरह के शब्दों से बचने की सलाह दूंगा। अगर आप अच्छा चाहते हैं ना, आरोप परक वचनों से बचिए। आलोचना परक वचनों से बचिए। अपमानजनक वचनों से बचिए और आदेश परक वचनों से बचिए। आरोपजनक वचन अच्छा वचन नहीं होगा। आलोचना परक वचन अच्छे नहीं होते। अपमानजनक वचन को भद्र भाषा नहीं मानी जाती और आदेश परक वचन भी हृदय को चुभते। आप कभी भी कोई बात बोले तुरंत आरोपित कर देते हैं। ये इसके कारण हुआ, इसे ऐसा उसने किया, ऐसा किया वैसा किया, ये उसकी करतूत है, ये इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ये वो मैं तू चलता रहता है, चलता है। ये आरोप। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अचानक आपसे कोई बोल दे कि ये तुमने क्यों किया, ये तुम्हारा किया हुआ और कुछ गलत है, और आपसे पूछताछ किए बिना सीधे सीधे आप पर आरोप जड़ दिया जाए, आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ? तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी को बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? और किसी को बुरा लगेगा तो उसके हमारा अच्छा होगा क्या? पहला सूत्र, आरोप मत लगाओ। स्टेटमेंट को थोड़ा बदलने का अभ्यास करो। ये उसने किया। सीधे सीधे कोई व्यक्ति आए आपके पास कि भाई तुमने किया, हमने सुना है तुमने किया है, गलत है। गलत सूचना हमारे पास कोई आई मान लो, क्यों जी आपने क्यों किया? सीधे सीधे सवाल कर दिया। वो आदमी अंदर से विचलित हो जाएगा, उद्वेलित होगा। उसकी जगह उसी बात को थोड़ा सा घुमा दो। अच्छा बोलो है ना, भाई ये काम किसने किया, थोड़ा पता लगा। ऐसा हुआ है क्या? जांच और संभावना के साथ जुड़ करके यदि हम बात करेंगे तो वही बात सुधर जाएगी, बुरी बात भी अच्छी लग जाएगी। सामने वाला खुद रियलाइज करेगा। लेकिन सीधी सीधी जब हम बात करते हैं तो उसके मन में बैठ जाती है। सामने वाला गांठ बांध लेता है। कई बार उसे लगता है कि हमें जलील किया जा रहा है। नतीजा बुरा भी निकल सकता है। आज से ये अभ्यास आप कर सकते हैं कि मैं गलती होने के उपरांत भी सीधे सीधे आरोप नहीं जड़ूंगा। आपके यहाँ एक व्यवस्था है सरकार में, किसी से कोई गलती होती, कोई आरोपी होता है तो उस आरोपी को आरोपी घोषित करने से पूर्व शोकाज नोटिस दिया जाता है। ये क्या है? ताकि वो बात अपनी स्पष्ट कर सके, उसे एक अवसर हो। मैं ये नहीं कहता
कि किसी की गलतियों को आप स्वीकार करो, पर ये जरूर कहता हूं, यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसका सुधार करो। गलत का प्रतिकार गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से ही गलत का सही प्रतिकार हो सकता है। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करना चाहिए। आप ऐसा कर पाएंगे? बोलो, आज से प्रैक्टिस में लो, कोशिश किया जा सकता। दूसरा, आलोचनापरक शब्दों का प्रयोग। अरे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सब बुरा किया, ये गलत किया, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है, तुमने ये सब किया, देखो। अगला कोई काम किया, हो सकता है जिसने वो काम किया वो अच्छा नहीं हुआ, होता है, लेकिन सामने वाले ने तो यही मान करके किया कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। वो रख रहा आपसे एप्रिसिएशन की अपेक्षा, और आप कर रहे हैं क्रिटिसाइज। बोलो क्या होगा? अच्छा लगेगा? बात सुहाएगी क्या? कतई नहीं सुहाएगी। सामने वाला आपसे प्रशंसा पाने की अपेक्षा रख रहा है और आप आलोचना कर रहे हैं, तो वो बात उसे कभी सुहा ही नहीं सकती। तो क्या करे? क्या करे? थोड़ा सा संशोधन करो। सीधे सीधे किसी की आलोचना मत करो। उसे उसकी गलती का एहसास तो कराओ, लेकिन ऐसे शब्दों में कि वो उसे चुभे नहीं। कैसे करना है देखो। मान लीजिए आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है, नमक कम है, आप क्या प्रतिक्रिया करते हो? ईमानदारी से बोलना। क्या करोगे? बोलो। कैसा भोजन बनाया, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, क्या परस दिया है? सीधे चढ़ बैठोगे, है ना। हालांकि एक दिन मैंने ऐसे पूछा था रतलाम में कि मान लो खाना खाने के लिए बैठे हो और सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है तो क्या करोगे? तो एक ने कहा चुपचाप खा लूँगा, चुपचाप खा लूँगा। मुझे लगा भाई ये तो बड़ी समतावान है। मैं जैसे ही कहा कि इसकी तो समता की सराहना करनी पड़ेगी, बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोला महाराज इसके अलावा इनकी और कोई खैरियत ही नहीं है। नहीं खाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये मजबूरी बात अलग है, लेकिन यूजुअली आप क्या करते हैं? जब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो आप प्रतिक्रिया देते हैं। क्या तुमने बनाया? चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई हो, तुमसे कुछ बनता ही नहीं, कह दो कुछ चुभेगा। उसकी जगह इसको बोलते हैं, एक है क्रिटिसाइज और दूसरा है क्रिटी गाइड। क्या है? क्रिटी गाइड। क्रिटी गाइड कैसे करें? पहले दो प्रशंसा के शब्द को, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम हमेशा हमारी रुचि का ख्याल रख करके भोजन बनाते हो, और तुम्हारे खाने के पीछे ही तो मैं यहाँ आता हूँ, लगता कहीं और नहीं जाए।
आज भी तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, लगता है कि जब तुमने मिर्ची डाली सब्जी में तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो गया, कहीं गलती से ज़्यादा तो नहीं पड़ गई? बोलो, बात तो वही हुई ना। सब्जी में मिर्च ज़्यादा डाल दी, इसमें आरोप और आलोचना है। तुमसे कुछ बनता नहीं, आलोचना है। और उसकी जगह यदि कोई, लगता है तुम्हारा ध्यान इधर उधर तो नहीं चला गया? ऐसा लगता है कहीं ध्यान इधर उधर चल गया, शायद गलती से मिर्ची ज़्यादा डल गई। एक है चार्ज, एक है पॉसिबिलिटी। एक है क्रिटिसाइज, एक है क्रिटिगाइड। कौन से फेज में जाते हो? महाराज इतनी सबूरी कहाँ, आप लोग तो एकदम लोडेड AK-47 रखते हो। अब तो सिक्सर का भी जमाना गया है ना। कुछ हुआ, ट्रिगर दबा, फट से प्रतिक्रिया। यही बुरा करती है। चाहते हो कि सब अच्छा हो तो अच्छा देखो और अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे तभी अच्छा होगा। बुरा बोलने वाले को कभी अच्छा परिणाम नहीं निकलता। आलोचना परक शब्द मत बोलो। तीसरा है अपमानजनक। किसी का इंसल्ट कतई अच्छी बात नहीं, उसकी जगह रिस्पेक्ट। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके शब्दों में बड़ा सम्मान होता है, और ड्राइवर जैसे व्यक्ति को भी ए ड्राइवर, ए रामू, ए कल्लू नहीं बोलते हैं, ड्राइवर जी या ड्राइवर साहब। ये हमारी संस्कृति है। जितने अच्छे लोग होंगे आपको उनकी वाणी में विनम्रता दिखेगी। छोटे व्यक्ति को भी वो मान देना जानते हैं। और इस बात को सदैव याद रखना, मान देने से ही मान मिलता है। अपमान करने वाला तो खुद अपमानित होता है। चाहते हो कि मुझे मान मिले, मान देने की शुरुआत कर दो। किसी को इंसल्ट फील ना हो, उसको भी रिस्पेक्ट लगे। और हर आदमी हमारे आदर और सम्मान का पात्र है। तिरस्कार और अपमान तो किसी का नहीं होना चाहिए। और कभी कभी हम किसी को छोटा या तुच्छ मानकर अपमानित कर देते हैं। उस समय तो अपमान की घूंट पी के रह जाता है, लेकिन वो अंदर ऐसी गांठ बनती है जो कभी कभी सर्वनाश का कारण बन जाता है। घर परिवार या जीवन व्यवहार में एक बात तय कर लो कि मैं किसी से भी कोई भी बात करूं, उसके मान सम्मान का ख्याल रखूं। उसका अपमान नहीं होने देंगे, उसे अपमानित नहीं करेंगे। कर सकते हैं? आज से ये भी ख्याल रखें, हमें हर व्यक्ति के रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। हमारे देश की संस्कृति रही, अपने से बड़े के लिए सीधे नाम नहीं लगाते, उसके साथ जी लगाते।
कई बार मैं लोग वो सब बोलता हूँ, खासकर राजेश जी से बोलता हूँ, राजेश भाई, राजेश जी, महाराज जी मेरे साथ जी क्यों लगाते? अरे जी लगाने में क्या बात हो गई? हम तो प्रभु जी के रूप में ही सबको देखते हैं। ये चीजें सीखने की है। इसमें अच्छा भी लगता है ना, और सामने वाले को अच्छा लगे या न लगे, आपके भीतर की भद्रता प्रकट होती है, और अपने भीतर वैसी भद्रता होगी तो सहज निकलेगी। चौथी बात, आदेश परक वचनों से बचें, अनुरोध परक वचनों का प्रयोग करें। ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ वहाँ जाओ, ये यहाँ उधर उधर बैठो, उधर बैठो। किसी व्यक्ति को आप बार बार आदेश देते तो चुपता है कि नहीं? उसी की जगह भाई साहब यहाँ बैठ सकते हैं आप? कृपया यहाँ बैठिए ना, बैठो भाई साहब, बैठ जाइए ना। कितना अंतर आ गया। गुरुदेव जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे संस्कृत का, तो संस्कृत में दो शब्द बहुत प्रयोग में आते, एक आगम और एक आदेश। आगम मतलब किसी शब्द में संधि आदि करने में बीच में कोई दूसरा वर्ण आ जाए या व्यंजन आ जाए, उसको बोलते आगम। और किसी स्वर को बदल करके कोई दूसरा स्वरूप बना दे, इसको बोलते आदेश। जैसे ई का ए आदेश हो जाता है, ए का ए आदेश हो जाता है, ओ का औ आदेश हो जाता है, ऊ का व आदेश हो जाता है। ये आदेश स्वरूप को बदल देता है। कोई ऐड होना और एक स्वरूप को परिवर्तित कर देना। तो व्याकरण में कहा जाता था, मित्रवत आगमः शत्रुवत आदेश। आगम मित्र की तरह है और आदेश शत्रु की तरह है। तो गुरुदेव हम लोगों से हमेशा कहते थे, आदेश से बचो, आदेश की बोली मत बोलो। और गुरुदेव की विशेषता थी, इतने महान आचार्य होने के बाद भी उनने हम लोगों को कभी आदेश नहीं दिया, निर्देश दिया। हम लोग भी उसका फॉलो किए, लेकिन करते भी हैं, लेकिन कभी कभी चूक भी सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने अपने जीवन में जिनके आदेश के लिए लोग तरसते हैं, वो कभी आदेश परक वचनों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम लोग उनके निर्देश को ही आदेश मानते हैं। वो हमेशा कहते थे, ऐसा कर लो तो अच्छा है, देख लो अगर ऐसा कर सको तो। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी विनम्रता होती है, तो उस व्यक्ति के प्रति सहज झुकाव और श्रद्धा प्रकट होता है। आप एक सावधानी रख सकते हैं, अपने वचनों का प्रयोग करते समय व्यक्तित्व को निखारने का ये बड़ा सबल आधार है। प्रयास करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब कोई को ऑर्डर नहीं, क्या है, रिक्वेस्ट। अपने मन से पूछो ना, कोई ऑर्डर करेगा तो मजबूरी में मान लोगे, बात अलग है, लेकिन रिक्वेस्ट होगा तो टालने की कभी इच्छा नहीं होगी। भैया यार उसने रिक्वेस्ट किया है, देखता हूं। ऑर्डर को पालने की इच्छा नहीं होती और रिक्वेस्ट को टालने की इच्छा नहीं होती, यही दोनों में फर्क है। बस इसी को हमने आत्मसात कर लिया तो जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। हम अपने जीवन में ऐसा ही कुछ घटित करें। परिवर्तन चाहिए, अच्छा हो अगर आप चाहते हो
जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, तो बस अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और अच्छा बने। तो अच्छा बनेंगे तो सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज समय आप सबका हो रहा है। बंधुओं, कल के दिन के लिए सोनागिर के लोगों, कॉलोनी के लोगों का, सोनागिर बस्ती नहीं, सोनागिर कॉलोनी के लोगों का बड़ा प्रबल आग्रह था, तो कल उनका एक छोटा सा कार्यक्रम है। कल प्रातः काल का प्रवचन सोनागिर में होगा और शाम का शंका समाधान यहीं होगा। हम लोग सुबह सुबह जाएंगे पिपलानी के दर्शन करते हुए और सोनागिर के वहाँ चरिया के उपरांत वापस दोपहर में यहाँ हम लोग आ जाएंगे, जल्दी आएंगे और शंका समाधान यहीं पर संपन्न होगा। और बंधुओं, आगामी 7, 8 और 9 तारीख के कार्यक्रमों की जानकारी आप सबको है। 7 तारीख को यहाँ के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जानी है। जिस उद्देश्य से इस संस्था का गठन हुआ उसकी शुरुआत वहाँ होगी। एक ऐसे गुरुकुल की शुरुआत जिससे इसकी एक नई पहचान होगी। आप सब उसमें उपस्थित होंगे। और 7 तारीख को ही डॉक्टर दीपक जैन का एक विशेष वर्कशॉप, जो हमारे जीवन को समुन्नत बनाने का कार्यक्रम है, आप सब लोग इसकी सूचना अपने मित्रों परिचितों को दें। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का वो सत्र रहेगा। शंका समाधान के बाद 1 घंटे का उनका विशेष सत्र रहेगा। उस कार्यक्रम को आप लोग देखें। यहाँ रहने वाले प्रत्यक्ष उपस्थित हों, अपने बच्चों को साथ लेकर के आएँ और बाकी ऑनलाइन तो देखेंगे ही। 8 तारीख को गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें गुणायतन से संबद्ध लोग उपस्थित होंगे। और 9 तारीख को पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है। ये चातुर्मास के कार्यक्रम है, अंतिम कार्यक्रम है, आप सब जान लें, क्योंकि आप सबको पता है आगामी 27 नवंबर से राहतगढ़ का पंच कल्याणक भी है और वो पंच कल्याणक यहाँ से आनंद संपन्न होना है, उसमें हम लोगों को पहुँचना है। इसलिए आप सबको पता है आगे मार्जिन कितना है, तो अब तो उठती हाट है, जितना लूट सको वो लूट लो। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और APT, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।